देखो, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है प्रोपागेशन। कल हमने थोड़ा सीड रेट वगैरह के बारे में भी देखा। बेसिक चीज़ें बहुत सारी हमने कवर करी थी। अब आज जो है मेनली हम बात करने वाले हैं प्रोपागेशन के बारे में, कि प्रोपागेशन का क्या मतलब होता है, क्या क्या तरीके होते हैं प्रोपागेशन के। ये पूरा टॉपिक हम अभी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोपागेशन का क्या मतलब होता है? प्रोपागेशन का मतलब होता है कि जो हमारे पास में ऑलरेडी प्लांट मौजूद है उनका इस्तेमाल करके नए पौधे कैसे तैयार हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोपागेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट बाय सीड्स या फिर आपका वेजिटेटिव पार्ट के जरिए। अब हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं, या तो हम जो हमारे पास में ऑलरेडी पौधा था उसके बीज का इस्तेमाल करें नया पौधा तैयार करने के लिए, या फिर हम उसके किसी वेजिटेटिव पार्ट का इस्तेमाल करें पौधा बनाने के लिए। तो हम कुछ भी करें, अल्टीमेटली हमें नया पौधा बनाना है। इसी को हम बोलते हैं प्रोपागेशन, जिसके तरीके दो हैं। या तो बीज का इस्तेमाल कर लीजिए, बीज क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, या फिर आप किसी भी प्लांट पार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई वेजिटेटिव टेक्निक जैसे ग्राफ्टिंग वगैरह, वो हमारा हो जाएगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब ये दो तरीके के होते हैं, जैसे कि या तो हमारा पास सेक्सुअल प्रोपागेशन का एक तो मेथड होता है कि हम सीड के ज़रिए नया प्लांट तैयार करें, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और सीड के ज़रिए जो पौधा तैयार होता है वो फल भी बहुत लंबे वक्त में जा कर के देगा। लेकिन एक हमारे पास में है कि हम एसेक्सुअली पौधा तैयार करें, वेजिटेटिव मेथड का इस्तेमाल करें, वेजिटेटिव पार्ट का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीड क्या है। देखो, सीड है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, जिसमें एक एम्ब्रियो है, एक वायबल एम्ब्रियो, जो कि ऑप्टिमम कंडीशंस में क्या होगा, सीड के जर्मिनेशन पर ये एम्ब्रियो ही आगे चल के आपका पूरा प्लांट बना लेगा, विच रिजल्ट फ्रॉम द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से आपका डिप्लॉयड जाइगोट बना, जिसमें आगे माइटोसिस होती है। माइटोसिस के बाद में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। खेल कुछ इस तरीके का था कि पहले पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन आपका जिसे हम बोलते हैं मेल गैमीटोफाइट, ये जब आपका डिस्पर्स होगा तो जनरली टू सेल स्टेज पर मेनली रिलीज हो जाता है, जिसमें एक होता है आपका वेजिटेटिव सेल और एक होता है आपका जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमीट बनाता है। जनरेटिव सेल में माइटोसिस होती है और ये दो मेल गैमीट बना लेता है, जिसमें से एक मेल गैमीट तो जाकर के सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा, यानी कि पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, और एक एंडोस्पर्म बना लेगा। लेकिन एक मेल गैमीट जाकर के एग के साथ फ्यूज कर जाता है और बनाता है डिप्लॉयड जाइगोट। इसी डिप्लॉयड जाइगोट में फिर आगे जो है माइटोसिस होती है, जिससे एम्ब्रियो तैयार होता है। एम्ब्रियो के चारों तरफ सीड कोटेराइज हो जाता है और ये हमारा सीड बन जाता है। तो ये एक बेसिक सी बात थी कि प्रोपागेशन का क्या मतलब हो गया, कि नए पौधे बनाने हैं, कैसे बनाने हैं। दो तरीके हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल में बीज का इस्तेमाल कर लो। बीज कैसे बन गया, एक मेल गैमीट जो कि पोलन ग्रेन के जनरेटिव सेल की डिवाइड माइटोसिस से बना था। मेनली दो मेल गैमीट बने थे, उसमें से एक मेल गैमीट ने जाकर के एग के साथ फ्यूज करके डिप्लॉयड जाइगोट बना दिया। उसमें माइटोसिस से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के चारों तरफ सीड कोटेराइज हो गया और आपका सीड तैयार हो गया। अब आगे बात करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क आता है कि सीडलिंग और सैपलिंग में क्या फ़र्क होता है। अब नॉर्मली कहते रहते हैं भैया एक सैपलिंग लगाया, खलावत बंदे ने जो है एक सैपलिंग लगाया अपने घर में, या एक सीडलिंग तैयार कर रहे हैं। क्या मतलब है, बीजू पौधा, कोई भी पौधा जो आप बीज से तैयार कर रहे हो वो आपका सीडलिंग कहलाएगा। कोई भी पौधा जो आपने बीज से तैयार किया है, प्लांट डेट आर प्रोड्यूस फ्रॉम सीड, उसको हम क्या बोलेंगे, सीडलिंग बोलेंगे। और एक ऐसा पौधा जो आपका है तो मतलब जुवेनाइल फेज में ही, लेकिन हाँ अभी वो लगभग थोड़ा बड़ा हो गया है, कुछ फिट की हाइट आपको उसकी देखने को मिलेगी, बॉडी मेनली स्टेम है उसका, और मैच्योर पत्ते आने शुरू हो गए हैं, उसको हम बोलते हैं सैपलिंग। सैपलिंग अपने आप में पूरा फुल ग्रोन ट्री नहीं है, लेकिन हाँ वो अभी जुवेनाइल प्लांट में ही है, जुवेनाइल फेज में ही है, लेकिन जो है उसमें मैच्योर जो लीव्स हैं वो आनी स्टार्ट हो गई हैं। जो मैच्योर लीव्स हैं वो आनी स्टार्ट हो गई हैं, और वुड यूज़ का जो स्टेम है वो देखने को मिल रहा है। ओल्ड जुवेनाइल प्लांट डेट इज़ एट लीस्ट अ फ्यू फीट टॉल, कम से कम कुछ फीट टॉल होना चाहिए, एंड हैज़ डेवलप्ड अ वुडी स्टेम, स्टेम मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, और कुछ मैच्योर लीव्स जो हैं वो आनी शुरू हो गई हैं, उसको हम बोलते हैं सैपलिंग।
तो ये मेन फ़र्क होता है सीडलिंग और सैपलिंग में। इसके अलावा जैसे हमने अभी सीड की बात करी थी कि एम्ब्रियो के चारों तरफ हमारा सीड कोट अराइज हो गया तो सीड बन जाता है। अब ये सीड कोट आपका दो कवरिंग होती हैं, एक होती है आउटर लेयर टेस्टा और एक होती है इनर लेयर टैगमैन। एम्ब्रियो ही आपको ऑप्टिमम कंडीशन में सीड के जर्मिनेशन पर नया प्लांट फॉर्म कर देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड से जब हम प्रोपागेशन करेंगे किसी भी पौधे का तो उसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा रहेगी। नॉर्मली आप ग्राफ्टेड वगैरह अगर पौधे बनाते हो ना तो वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलते, लेकिन ये आपका लगभग कई सालों 30 40 50 60 साल या उससे भी ज़्यादा समय तक आपका चलता रहेगा। तो लाइफ बहुत लंबी रहती है जब हम सीड से प्रोपागेशन करते हैं। इसके अलावा बीमारी वगैरह कम लगेगी, वो बहुत ज़्यादा हार्डी होगा। यील्ड बहुत लंबे वक्त में जा कर के आएगी। जो सीड से प्रोपागेटेड प्लांट होते हैं वो बहुत टाइम बाद जा कर के फ्रूटिंग करते हैं, लेकिन जब करेंगे तो फ्रूटिंग अच्छी मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। सस्ता मेथड है प्रोपागेशन का, ज़्यादा कुछ हमें लैब के इक्विपमेंट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा रूट स्टॉक तैयार करने में इसका इस्तेमाल होता है। फिर उस रूट स्टॉक के ऊपर आप अपनी कोई भी वैरायटी ग्राफ्ट कर सकते हो कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में इस्तेमाल होता है अलग अलग वैरायटी बनाने के लिए, और साथ ही हाइब्रिड तैयार करने के लिए भी हम जो है सीड से प्रोपागेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेनली हमने देखा कि एक तो लाइफ ज़्यादा रहती है पौधे की, बीमारी लगती है कम, यील्ड आती है ज़्यादा, सस्ता तरीका है पौधे तैयार करने का, रूट स्टॉक तैयार करा जा सकता है। इसके अलावा नई वैरायटीज़ तैयार करने के लिए और हाइब्रिड्स की फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, जनरली देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि फ्रूट्स में कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें सीड प्रोपागेशन ही करा जाता है, उनमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन नहीं होता है। तो सीड से प्रोपागेटेड फ्रूट क्रॉप्स कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आता है फालसा, टिलेसी फैमिली को बिलोंग करता है। फालसे का शरबत सबने पिया भी होगा, बहुत बढ़िया लगते हैं। छोटी छोटी बेरी होती है मेनली, उनके अंदर सीड होता है, बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में। इसके अलावा पपाया में भी सीड से प्रोपागेशन होता है, कैरिकेसी फैमिली है। कोकोनट में सीड से प्रोपागेशन होता है, एरिकेसी फैमिली है। जैक फ्रूट में सीड से ही प्रोपागेशन होता है और इनार्चिंग भी होती है। इसकी जो फैमिली है वो है मोरेसी। एरिका नट, एरिका कैचू, इसमें भी जो प्रोपागेशन है वो सीड से होता है, ये भी एरिकेसी फैमिली में। पाम, तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, फालसा, पपाया, कोकोनट, जैक फ्रूट और एरिका नट, सब में सीड से प्रोपागेशन होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे फ्रूट क्रॉप्स बताइए जिनमें प्रोपागेशन सीड से होता है, तो पपाया, कोकोनट, एरिका नट, जैक फ्रूट और फालसा आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम देखें तो अभी तक हमने सेक्सुअल के एडवांटेजेस वगैरह की बात करी कि भैया यील्ड वगैरह अच्छी दे रहा था, डिसीज़ रेजिस्टेंस मेनली देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट्स बन जाते हैं और रूट स्टॉक वगैरह बना सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि एसेक्सुअल प्रोपागेशन का क्या मतलब है। एसेक्सुअल प्रोपागेशन को हम लोग एसेक्सुअल प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन या क्लोनल प्रोपागेशन कुछ भी बोल सकते हो। चाहे तो क्लोनल प्रोपागेशन बोलो, चाहे वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलो, चाहे एसेक्सुअल प्रोपागेशन बोलो, तीनों का मतलब सेम है। रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स, प्लांट के अलग अलग वेजिटेटिव पार्ट्स का इस्तेमाल करके नए पौधे तैयार करना, ये सेक्सुअल प्रोपागेशन कहलाता है। जैसे कि रूट, शूट या पत्तों का इस्तेमाल करना। अब इसमें कई सारे मेथड आएंगे, जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कटिंग्स का इस्तेमाल करके कैसे प्रोपागेशन हो सकता है। 3 मेथड आएंगे, पहला है स्टेम कटिंग, दूसरा है रूट कटिंग और तीसरा आता है लीफ कटिंग। आप प्रीवियस जो पेरेंट प्लांट है उसमें से कोई कटिंग आप निकाल लो और कटिंग का इस्तेमाल करके नए पौधे तैयार हो जाएंगे, या फिर आप रूट कटिंग भी निकाल सकते हो, या फिर लीफ कटिंग से भी पौधे तैयार हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग हम में 4 तरीके की होती है। पहली होती है हार्डवुड स्टेम कटिंग। हार्डवुड स्टेम कटिंग कम से कम 1 साल पुरानी ब्रांच से आपको कटिंग निकालनी है, कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए, फुली मैच्योर होनी चाहिए, 10 से 45 सेंटीमीटर लंबी कटिंग निकालनी है, कम से कम 2 से 3 बड होनी चाहिए,
ब्रांच ऐसी सेलेक्ट करना कि इंटरनोडल लेंथ ज़्यादा ना हो। इसके अलावा नवंबर से फरवरी के बीच में ही कटिंग लगती है। हम बात कर रहे हैं हार्डवुड स्टेम कटिंग की। जैसे कि अंगूर के केस में देखा होगा, कमर्शियल प्रोपागेशन हार्डवुड कटिंग से ही होता है और मेनली जनवरी फरवरी के महीने में होता है। तो हार्डवुड कटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फुली मैच्योर ब्रांच लें, कम से कम 1 साल पुरानी, 10 से 45 सेंटीमीटर लंबी कटिंग निकाल लिए 2 से 3 बड के साथ। जो ब्रांच आपकी शेड में आ रही है उसको अवॉइड करना है, जिसमें बहुत ज़्यादा विगरस वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है उसको थोड़ा अवॉइड करना है, जिसमें इंटरनोडल लेंथ ज़्यादा है उसको भी अवॉइड करना है। ग्रेप्स के केस में हार्डवुड कटिंग से प्रोपागेशन होता है, नवंबर से फरवरी के बीच में मेनली ये कटिंग लगती है, जिसमें ग्रेप्स का जो प्रोपागेशन है वो जनरली फरवरी में मेनली करते हैं। अब कटिंग आप लोगे किस तरीके से? 10 से 45 सेंटीमीटर लंबी आपने कटिंग ली, 2 से 3 बड़ा आप कंसीडर कर रहे हो। नीचे की तरफ जो कट लगेगा वो लगेगा आपका नॉर्मल सर्कुलर कट, और ऊपर की तरफ के पोर्शन पे आपको एक स्लैंट कट मारना है 45 के एंगल पर। ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री के एंगल पर कट लगाएंगे आप, स्लैंट कट, और नीचे नॉर्मल सर्कुलर कट रहेगा। इससे आपके लिए आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान रहेगा कि ये नीचे का भाग है और ये हमारा टॉप पोर्शन है। यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पर स्लैंट कट आप इसलिए मार रहे हैं कि जब आप इसे मिट्टी में लगाओगे तो ये नॉर्मल सर्कुलर कट तो नीचे जाएगा, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इस पर कोई भी पानी वगैरह या किसी बिल्कुल भी रुकेगा नहीं और वो सीधे नीचे चला जाएगा, तो इन्फेक्शन के चांस कम रहेंगे। आगे बात करते हैं। फिर एक आता है हार्डवुड कटिंग के बाद में सेमी हार्डवुड कटिंग, एक आती है सेमी हार्डवुड कटिंग। सेमी हार्डवुड कटिंग की अगर हम बात करें तो ये आपकी लगेगी रेनी सीजन में। लाइट ग्रीन स्टेम कंसीडर करना है, पेंसिल थिकनेस की ही कटिंग ली जाएगी। 4 से 9 महीने पुरानी कटिंग आप ले सकते हो, 1 साल से कम की। 7 से 20 सेंटीमीटर की कटिंग होगी, जो कटिंग की लंबाई रहेगी वो 7 से 20 सेंटीमीटर की रहेगी। पेंसिल थिकनेस की कटिंग 7 से 20 सेंटीमीटर की। सिट्रस के केस में सेमी हार्डवुड कटिंग लगती है, मैंगो के केस में लगती है, जैक फ्रूट के केस में भी हम लगाते हैं, और जैक फ्रूट में भी मैंने बताया कि इनार्चिंग भी होती है। गुआवा के केस में भी हम सेमी हार्डवुड कटिंग करते हैं, गुआवा के केस में एयर लेयरिंग भी करते हैं। रेनी सीजन में मेनली कटिंग लगेगी, और आप नीचे रूटिंग के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकते हो, इंडोल बुटाइलिक एसिड IBA का ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, तो उससे रूट इनिशिएशन में आसानी रहेगी। इसके अलावा एक है सॉफ्टवुड स्टेम कटिंग, ये मेनली आपके फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में करते हैं। फलों के केस में हार्डवुड कटिंग या सेमी हार्डवुड कटिंग ही जनरली करी जाती है। ये आपकी अनमेच्योर कटिंग है। जो हम हार्डवुड और सेमी हार्डवुड देख रहे हैं कि 1 साल के आसपास की हमारी हार्डवुड या फिर 4 से 9 महीने के अराउंड की हमारी सेमी हार्डवुड कटिंग, वो हमारी मैच्योर कटिंग्स हैं। और सॉफ्टवुड स्टेम कटिंग की अगर हम बात करें तो ये अनमेच्योर कटिंग है, और फ्लावरिंग प्लांट्स की प्रोपागेशन के लिए मेनली करते हैं, फलों के केस में नहीं करी जाती। 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी कटिंग लेनी है, जो कि 5 से 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। एक आती है हर्बेशियस कटिंग। हर्बेशियस कटिंग 1 से 2 महीने पुरानी लेनी है, ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स के केस में ही है, जैसे कि क्राइजेंथेमम है, मैरीगोल्ड है, इनके केस में हम हर्बेशियस कटिंग लेते हैं प्रोपागेशन के लिए। तो 4 तरीके की कटिंग हमारी हो गई, जिसमें हमने पहले हार्डवुड स्टेम कटिंग देख ली, 10 से 45 सेंटीमीटर की थी वो। इसके अलावा हमने सेमी हार्डवुड कटिंग देख ली, ये 7 से 20 सेंटीमीटर की थी। फिर सॉफ्टवुड स्टेम कटिंग देखी 10 से 15 सेंटीमीटर की, और एक हर्बेशियस कटिंग देख ली। इसके अलावा एक लीफ कटिंग भी होती है। स्टेम कटिंग हमने देख ली, उसके बाद हम देख रहे हैं लीफ कटिंग की। लीफ के ज़रिए भी कमर्शियल प्रोपागेशन होता है कई सारे प्लांट्स का। ऐसे प्लांट्स जिनके पत्ते, लीफ जिनकी काफ़ी ज़्यादा थिक हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्लैशी है, उनमें कैपेबिलिटी होती है कि छोटी छोटी प्लांटलेट पत्तियों से ही फॉर्म हो जाती हैं लीफ के ऊपर। लीफ कटिंग्स में जो लीफ ब्लेड है पूरा का पूरा, वो पेटियोल के साथ आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। इसके नीचे कॉर्नर पे एक एक्सिलरी बड होती है, जिससे नए प्लांट आपके एराइज हो जाते हैं। लीफ का स्ट्रक्चर तो आपने देखा ही होगा किस तरीके का होता है।
लीफ जो अपनी मेन स्टेम से अटैच रहती है वो अटैच रहती है पेटियोल के ज़रिए, जो कि कैओलिन कायमा का बना हुआ होता है, जो कि एयर में लीफ को फ्लटर करने में मदद करता है। और उसी पेटियोल के कोने पर आपको एक एक्सिलरी बड देखने को मिल जाएगी। इसको थोड़ा इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे कि इसे अगर हम बनाएं, जैसे कि ये आपका वो है, ये देखिए ये आपकी हो गई मेन ब्रांच, ये हो गई पेटियोल और ये लीफ हो गई, ये हो गई लीफ। और यहाँ पर आपको एक्सिलरी बड देखने को मिलेगी, ये हो गई एक्सिलरी बड। और ये हो गया पेटियोल। पेटियोल किसका बना हुआ है? कॉलिन कायमा का। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे अब हम आगे देखते हैं। तो हमने बात करी कि ऐसे प्लांट्स जिनमें पत्ते काफ़ी ज़्यादा आपके थिक हैं और फ्लैशी हैं, उनमें कैपेसिटी होती है कि पत्तों से ही हम प्लांटलेट्स प्रिपेयर कर लेंगे। कैपेसिटी टू प्रोड्यूस प्लांटलेट्स ऑन देयर लीफ। लीफ कटिंग में लीफ ब्लेड, पूरी की पूरी पत्ती, साथ में या तो पेटियोल आप ले सकते हो या नहीं ले सकते, और साथ में एक्सिलरी बड नए प्लांट्स की फॉर्मेशन के लिए, स्टार्टिंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है। अब ये कई तरीके की होती है लीफ कटिंग, जैसे कि आपका लीफ ब्लेड कटिंग होती है, लीफ वेन कटिंग होती है जिसे हम लीफ स्लैशिंग बोलते हैं, लीफ मार्जिन कटिंग होती है, लीफ बड कटिंग होती है। कुछों की फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगा रखी है, जैसे कि ये लीफ बड कटिंग है, ये आप देख रहे हो। ये यहाँ पे जो एक्सिलरी बड थी उसी से मेनली यहाँ पे पौधा से तैयार हो गया, ये हमने मिट्टी में लगा दिया था। ये लीफ बड कटिंग है। ये लीफ वेन कटिंग कर रहे हैं, देखिए ये वेन यहाँ पे कट करिए, ये बीच की मिडिल प्रोमिनेंट वेन है जिसे मिड रिब बोलते हैं, ये यहाँ पे काट लिया है इसको। तो ये आपका हो गया लीफ वेन कटिंग। बेगोनिया में कर रहे हैं इसे, बेगोनिया वेनुस्टा। इसके अलावा लीफ ब्लेड कटिंग, ये यहाँ पे स्नेक प्लांट, सेंसिविरिया ट्राइफस्काटा। स्नेक प्लांट का प्रोपागेशन आपका लीफ ब्लेड कटिंग से हो रहा है। बोटेनिकल नेम सेंसिविरिया ट्राइफस्काटा, और ये बेगोनिया वेनुस्टा। लीफ कटिंग जो कैक्टस की फैमिली है उसमें भी प्रोपागेशन आपका लीफ कटिंग से ही होता है। लीफ कटिंग और स्टेम कटिंग के बाद में एक आती है रूट कटिंग। प्लांट्स विच गिव राइज रूट सकर्स फ्रीली आर प्रोपागेटेड बाय रूट कटिंग, जैसे कि बनाना के केस में। अब बनाना के केस में आपने देखा होगा कि साइड से सकर्स निकले रहते हैं, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सकर होता है जिसको हम स्वाट सकर बोलते हैं, 800 ग्राम के आसपास का होता है। इसी स्वाट सकर का इस्तेमाल करके कमर्शियल प्रोपागेशन बनाना का होता है। तो इस तरीके से कई सारे प्लांट्स में आप रूट सकर्स का इस्तेमाल करके भी कमर्शियल प्रोपागेशन कर सकते हो, जैसे कि बनाना का हमने एग्जाम्पल दिया। कटिंग्स के अलावा लेयरिंग ये प्लांट में करी जाती है। प्लांट प्रोपागेशन का एक तरीका आपका लेयरिंग भी है। लेयरिंग दो तरीके की होती है, एक होती है ग्राउंड लेयरिंग जहाँ पे हम मिट्टी में ब्रांच को दबा देते हैं, और एक होती है एयर लेयरिंग जहाँ पे कहीं पे भी दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेन जो भी हमारी एरियल ब्रांच होगी वहीं पे हम जो है लेयरिंग कर देंगे। एक होती है एयर लेयरिंग, एक होगी ग्राउंड लेयरिंग। अब ये जो ग्राउंड लेयरिंग है ये आपकी लगभग 4-5 तरीके की होती है, जैसे कि एक होती है टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग में होता क्या है कि जो हमारे प्लांट की ब्रांच की टिप है उसको मिट्टी में दबा देंगे और नया पौधा तैयार हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हमने करा। ये आप देख रहे हो ये टिप लेयरिंग है। ये जो ब्रांच थी, ब्रांच की जो टिप थी वो हमने मिट्टी में दबा दी, अब ये यहाँ से नया पौधा आ जाएगा। एक आपकी होती है सिंपल लेयरिंग, जैसे कि इस वाली फिगर में देखो, यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा प्लांट था, इस पूरे के पूरे प्लांट की जो ब्रांच थी उसका कुछ नोड का पोर्शन हमने मिट्टी में दबा दिया और कुछ एरियल ही रहेगा, कुछ को फ्री छोड़ दिया।
जो पोर्शन हमने मिट्टी में दबाया है वहाँ पे नोट से नई रूट्स एराइज हो जाएगी और एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। ये सिंपल लेयरिंग हो गई। एक होती है ट्रेंच लेयरिंग, जैसे कि इस वाली फ़ोटो में आप देखो, इसमें था क्या कि हमारे पास में एक प्लांट था, उस प्लांट को हमने धीरे धीरे नीचे की तरफ बेंड करना शुरू किया और बिल्कुल हॉरिजॉन्टली कर दिया, एक ट्रेंच में लिटा दिया उसको पूरा हॉरिजॉन्टली, ऊपर से मिट्टी से पूरी तरीके से कवर कर दिया। अब यहाँ पे होगा ये कि इन ब्रांचेस में से ग्रोथ निकल आएगी और नए नए पौधे तैयार हो जाएंगे इस तरीके से। ये देखो, ये हमारे पास में पौधा था, हमने सबसे पहले इसे हॉरिजॉन्टली एक ट्रेंच बना करके उसमें हॉरिजॉन्टली लिटा दिया। अब इसके ऊपर पूरे तरीके से मिट्टी भर दी जाएगी इस ट्रेंच में, ये भर दी, और यहाँ पे नए पौधे की ग्रोथ हो गई। कितने सारे नए पौधे बन गए, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे रूट एराइज हो जाएगी और नए पौधे बन जाएंगे। तो एक ये भी तरीका होता है ट्रेंच लेयरिंग का। हमने ग्राउंड लेयरिंग में टिप लेयरिंग देख ली, सिंपल लेयरिंग देखी, ट्रेंच लेयरिंग देखी। एक होती है माउंड लेयरिंग या स्टूल लेयरिंग, जिसमें होता यह है प्लांट को उसके बेस से हम कट कर देते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, पूरे तरीके से एक माउंड बना देते हैं मिट्टी का। फिर साइड से जो ग्रोथ एराइज होती हैं उनका अपना खुद का रूट सिस्टम एराइज हो जाता है और इस तरीके से आपके बहुत सारे नए नए प्लांट्स आपके तैयार हो जाएंगे। इनको फिर आप अलग कर सकते हो, जब इनका रूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो इनको अलग करके अलग अलग लगा सकते हो। ये माउंड लेयरिंग हो गई। एक होती है कंपाउंड लेयरिंग या फिर सर्पेंटाइन लेयरिंग। कंपाउंड लेयरिंग या सर्पेंटाइन लेयरिंग में क्या होता है, जैसे कि इधर देखो, ये हमारी मेन स्टेम था और ये ब्रांच थी। तो हमने करा क्या, इस पूरी की पूरी ब्रांच को सबसे पहले पीछे से कुछ नोट का पोर्शन हमने मिट्टी में दबा दिया, कुछ फ्री रखा, फिर हमने कुछ पोर्शन मिट्टी में दबा दिया और ये बाकी का फ्री है। तो जो पोर्शन हमने मिट्टी में दबाया, अब यहाँ पे रूट एराइज हो जाएगी, एक पौधा यहाँ से बन जाएगा, एक फिर यहाँ से रूट एराइज हो जाएगी, एक पौधा यहाँ पे नया तैयार हो जाएगा। तो एक ही ब्रांच से मल्टीपल पौधे तैयार हो गए। ये हो गई आपकी कंपाउंड या सर्पेंटाइन लेयरिंग। याद रखना, चाहे आपकी एयर लेयरिंग हो चाहे आपकी ग्राउंड लेयरिंग, जो रूट एराइज हो रही है वो अंधेरे की वजह से एराइज हो रही है, ड्यू टू एटोलिएशन, यानी कि अंधेरे की वजह से रूट एराइज हो जाती है, ग्राउंड लेयरिंग में भी और एयर लेयरिंग में भी। फिर एक हम देखते हैं एयर लेयरिंग। ये एयर लेयरिंग दे रखी है, ये देखो ये एयर लेयरिंग, इसको गुटिया मार्कोटेज भी बोलते हैं। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो सारी रूट एराइज हो गई हैं। फिर इसको यहाँ से कट करके सीधे लगा देंगे मिट्टी में। अब बात करते हैं एयर लेयरिंग की। तो एयर लेयरिंग को हम लोग गुटी या मार्कोटेज भी बोलते हैं या फिर चाइनीज़ लेयरिंग भी कहते हैं। लीची के केस में कमर्शियल प्रोपगेशन एयर लेयरिंग से होता है। लीची की फैमिली क्या है, सेकेंडेसी। गुआवा में एयर लेयरिंग से प्रोपगेशन होता है। इसके अलावा गुआवा की फैमिली बताइए, मेटेसी। सिट्रस की फैमिली क्या है, रोटेसी। और सिट्रस में जो प्रोपगेशन है उसमें भी मेनली एयर लेयरिंग करते हैं। अब यहाँ पे जो रूट्स हैं वो आपकी एरियल शूट पर एराइज होंगी, हम मिट्टी में दमा नहीं रहे कुछ भी। रूटिंग मीडियम जो कि मेनली आपका कोकोपीट या स्फेगनम होता है, उसको पानी के साथ भिगो करके हम लगा देते हैं और उसे अच्छे से बांध देते हैं। फिर रूट आपकी इनिशिएट हो जाती है। जो स्फेगनम मॉस है वो मेनली बेस्ट रूटिंग मीडिया के तौर पे यहाँ पे काम करता है एयर लेयरिंग के लिए, क्योंकि वो लंबे वक्त तक आपको मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगा रूट इनिशिएशन के लिए। गुटी बांधने के बाद में लगभग 45 दिन का समय लगेगा और आपको जड़ें दिखने लगेंगी। सबसे बेहतरीन सीज़न होता है गुटी बांधने का, वो होता है रेनी सीज़न। एकदम स्टेप बाय स्टेप में मेथड बताता हूँ। सबसे पहले होगा ये कि आपको पेंसिल थिकनेस वाली ब्रांच चूज़ करनी है। उसमें जो आपका ब्रांच का बेस है, लगभग वहाँ से 5 से 7 सेंटीमीटर आगे आपको कट लगाना है और बार्क जो है वो मेनली रिमूव कर देनी है। उसके बाद में आपको एक शार्प नाइफ का इस्तेमाल करके या पेपर कटर का जो बैक का पोर्शन है उससे अच्छे से घिस के फ्लोएम की लेयर को रिमूव कर देना है। जो पीले रंग की आपको येलो टू ब्राउनिश लेयर दिख रही होगी वो आपको हटा देनी है। उसके बाद में उसे अच्छे तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के बाद में आपको वहाँ पे लगाना है रूटिंग हार्मोन, ऑक्सिन IBA। उसके बाद में वहाँ पे आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाना है।
फिर आपको कोकोपीट को भिगो करके कोकोपीट या फिर जैसा हमने यहाँ पे देखा कि स्वेगनम का भी इस्तेमाल करा जा सकता है, उसको भिगो करके उसके चारों तरफ आपको लगा देना है। फिर किसी भी पॉलीथिन वगैरह से अच्छे तरीके से बांध देना है, बिल्कुल एयर टाइट कर देना है। अब आपका ये 45 दिन के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। फिर आप इसे नीचे से काट करके आराम से गमले वगैरह में या कहीं पे भी लगा सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं। लेयरिंग के अलावा एक हमारे पास में तरीका होता है ग्राफ्टिंग का। प्लांट प्रोपगेशन आपका ग्राफ्टिंग से भी कराया जाता है। ग्राफ्टिंग इज एन आर्ट ऑफ जॉइनिंग पार्ट्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट प्लांट इन सच अ मैनर दैट दे यूनाइट एंड ग्रो टुगेदर इनटू सिंगल इंडिपेंडेंट प्लांट। एक हमारे पास में रूट स्टॉक होता है जो कि हमने बीज के ज़रिए तैयार करा था, और एक हमारे पास में होता है साइन जो कि हमारी डिज़ायर्ड वैरायटी है जिसको हम ग्राफ्ट करना चाहते हैं रूट स्टॉक के ऊपर। ये दोनों को हम जोड़ते हैं और इस तरीके से ये जोड़ते हैं कि पूरा एक अपने आप में पूरा एक कंप्लीट प्लांट के तौर पे ये ग्रो करने लगते हैं। द पार्ट ऑफ ग्राफ्ट कॉम्बिनेशन विच इज़ टू become the upper portion or the shoot system or the top of the new plant is termed as the sign। जो वैरायटी हमें ग्राफ्ट करनी है उसका हम साइन लेकर के आते हैं जिसको हम ऊपर लगाएंगे रूट स्टॉक के। और जो नीचे का पार्ट है जो मेनली रिसोर्सेज की सप्लाई करेगा और अनफेवरेबल कंडीशन में बचाएगा ड्रॉट वगैरह से या सैलिनिटी के केस में, वो आपका रूट स्टॉक कहलाता है। जो लोअर पोर्शन होता है, द लोअर पोर्शन और द रूट सिस्टम, वो रूट स्टॉक होता है या फिर उसे अंडर स्टॉक भी कह सकते हैं। द सिंगल प्लांट ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ यूनियन बिटवीन द स्टॉक एंड द साइन स्टम्प्ड एज स्टे ऑन। अब इस पूरे के पूरे प्लांट को रूट स्टॉक और साइन को मिला करके जो हमने पौधा तैयार कर दिया, इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे स्टे ऑन। याद रखना जो साइन आप लेकर के आओगे किसी भी अपनी डिज़ायर्ड वैरायटी का कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग, वो आपको कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए और पेंसिल थिकनेस का होना चाहिए। कम से कम 1 साल पुराना और पेंसिल थिकनेस का होना चाहिए। अब आगे हम देखें तो ग्राफ्टिंग के क्या क्या मेथड होते हैं। तो ग्राफ्टिंग के मेथड्स में मेनली 2 मेथड हमें देखने को मिलेंगे। एक होती है अटैच्ड साइन मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग और एक होता है डिटैच्ड साइन मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। एक वो होता है जिसमें साइन अपने पेरेंट प्लांट से अटैच रहता है और हम ग्राफ्टिंग करते हैं, और एक वो होता है जब हम साइन को, हम जो हमारी डिज़ायर्ड वैरायटी का साइन हम लेकर के आ रहे हैं वो हम पेरेंट से डिटैच कर दें और तब उसे कहीं पे ग्राफ्ट करें। तो एक तो हो सकता है कि वो अपने पेरेंट से अटैच रहे, या फिर हो सकता है वहाँ से हम उसे डिटैच करके फिर ग्राफ्टिंग करें। तो इस तरीके से 2 मेथड आ जाएंगे, एक आएगा अटैच साइन मेथड और एक आएगा डिटैच साइन मेथड। अटैच साइन मेथड में जो ग्राफ्टिंग का है उसमें आता है जैसे कि आपका सिंपल इनआर्चिंग है या फिर अप्रोच ग्राफ्टिंग है, वो आपका मेनली करी जाती है। जैसे कि इनआर्चिंग आपका जैक फ्रूट में हम करते हैं, इनआर्चिंग हम मैंगो में करते हैं साउथ इंडिया में। मैंगो में कमर्शियल प्रोपगेशन आपका साउथ इंडिया में इनआर्चिंग से ही होता है और नॉर्थ इंडिया में वीनियर ग्राफ्टिंग होती है। जैक फ्रूट में कमर्शियल प्रोपगेशन आपका इनआर्चिंग से है और सीड से है। और जो डिटैच साइन मेथड्स हैं उसमें आपका आ जाता है साइड ग्राफ्टिंग और एपिकल ग्राफ्टिंग। और बताया मैंने आपको पहले ही दिया है कि 2 ही तरीके हैं, एक है अटैच साइन मेथड और डिटैच साइन मेथड। या तो आप साइन को पेरेंट से डिटैच करके लेकर के आइए, या फिर ये है कि पेरेंट पर लगे लगे ही ग्राफ्टिंग करिए। तो अटैच साइन मेथड में हमने देख लिया कि इनआर्चिंग है, और डिटैच में हमने देख लिया कि साइड ग्राफ्टिंग और एपिकल ग्राफ्टिंग है। साइड ग्राफ्टिंग में एक इम्पॉर्टेंट मेथड आपका वीनियर ग्राफ्टिंग का होता है जो कि मैंगो में हम करते हैं नॉर्थ इंडिया में। 2 चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सिटू और एक्स सिटू का क्या मतलब होता है। जब आप कोई काम खेत पे ही कर रहे हो, ऑन साइट कर रहे हो, तब हम उसको बोलते हैं इन सिटू। और कोई चीज़ आप खेत पर नहीं कर रहे, वहाँ से कोई मटेरियल आप लेकर के लैब में आ गए, तो फिर वो आपका एक्स सिटू कहलाएगा, ऑन डिफरेंट फील्ड या फिर आपका किसी दूसरी साइट पर। जैसे कि इसको आप इस तरीके से समझो कि आपने कहीं पर पौधा तैयार करा। ग्राफ्टिंग के 2 तरीके आपके हो गए। जैसे कि मान लो आपका कहीं पे बाग है और वहाँ पे आपका कोई प्लांट लगा हुआ है, उसी पर आपने इनआर्चिंग कर दी, तो आपका वहीं के वहीं एक, और वहाँ पे आपने पौधा लगा दिया, वहीं के वहीं ग्राफ्टिंग करी, वहीं के वहीं पौधा लगा दिया, तो वो क्या हो गया? इन सिटू हो गया।
लेकिन एक तरीका ये हो सकता है कि आपने कहीं से पौधे मंगवाए, ग्राफ्टिंग से पौधा कहीं और तैयार हुआ, लग गया आपके बाग में, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सिटू, है ना। इंसिटू का तो मतलब यही हो गया कि आपने अपने बाग में ही ग्राफ्टिंग करी और अपने बाग में ही ग्राफ्टिंग करके उस पौधे को अपने ही बाग में लगा लिए, वो इंसिटू हो गया। जबकि अगर कहीं और से ग्राफ्टेड पौधे मंगवा करके आप अपनी जगह पे लगवा रहे हो तो वो आपका एक्सिटू कहलाएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंसिटू और एक्सिटू। फिर हम बात करते हैं वीनियर ग्राफ्टिंग की। वीनियर ग्राफ्टिंग का अगर हम देखें तो वीनियर ग्राफ्टिंग जो है, साइड ग्राफ्टिंग भी हम इसको कहते हैं, with slight modification. It is used widely for grafting small potted plants. छोटे potted plants में मेनली करी जाती है। एंड इन सिटू ग्राफ्टिंग है। इन सिटू मतलब जो पौधा जहाँ पर लगा हुआ है आपका, वहीं के वहीं ग्राफ्टिंग करेंगे, वहीं के वहीं हमारा पौधा तैयार हो जाएगा, कहीं से कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एवोकाडो हो गया, मैंगो हो गया, है ना। एक्सिटू का मतलब जैसा मैंने आपको बताया था कि आप जिस फील्ड में पौधे लगा रहे हैं आपने वहाँ ग्राफ्टिंग नहीं की, ग्राफ्टेड पौधे आपने कहीं और से मंगाए और कहीं और से मंगा करके आपने अपने बाग में लगवा लिए, वो पौधा बना कहीं और था और लगा कहीं और है, उसको हम बोलेंगे एक्सिटू। और इन सिटू का मतलब हो गया कि आपने अपने फील्ड में पहले रूट स्टॉक लगाए, यानी कि आपने अपना रूट स्टॉक तैयार अपने खेत में ही कर रखा था और फिर उस पर आपने ग्राफ्टिंग कर दी। जहाँ बारिश कम होती है या पानी की कमी होती है वहाँ पर जनरली इन सिटू ग्राफ्टिंग हम करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, याद रखना। उसके बाद में एक आता है आपका एपिकोटल ग्राफ्टिंग, जो कि हम करते हैं मैंगो के रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैंगो के रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए जो ग्राफ्टिंग करी जाती है वो होती है एपिकोटल ग्राफ्टिंग या स्टोन ग्राफ्टिंग। स्टोन का मतलब क्या है? स्टोन का मतलब होता है गुठली। जैसे कि यहाँ पे देखो दे भी रखा है कि सबसे पहले क्या हुआ, आपके पास में जो गुठली थी उसको आप मिट्टी में दबा दो, लगभग महीने भर में जर्मिनेट हो जाएगी, 20 से 30 दिन के अंदर गुठली जर्मिनेट हो गई। एक बार में आपको कई सारी गुठली लगानी होंगी। जर्मिनेट होने के बाद में उनमें से जिसमें कॉपर कलर की लीफ होगी उसका इस्तेमाल करेंगे एपिकोटल ग्राफ्टिंग के लिए। ऊपर का जो पोर्शन है इसको काट के हटा देंगे, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर ऊपर का पोर्शन काट के हटा दिया जाएगा और उसके बाद में हम अपनी डिज़ायर्ड वैरायटी यहाँ पे ग्राफ्ट कर देंगे। ये मेथड जो है ग्राफ्टिंग का, ये आपका करा जाता है ऑन द एपिकोटाइल रीजन ऑफ द यंग सीडलिंग, जो ऊपर का पार्ट है, इसलिए हम इसे एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग कहते हैं, जो कि काजू और मैंगो में करी जाती है। काजू और मैंगो की फैमिली भी सेम है, क्या है? एनाकार्डियेसी। काजू का बोटेनिकल नेम एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। तो मैंगो और काजू में दोनों में एपिकोटल ग्राफ्टिंग हम करते हैं, जिसमें मैंगो के रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए एपिकोटल ग्राफ्टिंग करी जाती है। जो कोकण डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ पे एपिकोटल ग्राफ्टिंग बहुत होती है। इसके अलावा हम देखें तो एक प्रोपागेशन का तरीका होता है बडिंग का। बडिंग से भी प्लांट प्रोपागेशन होता है। बडिंग अपने आप में एक मेथड है ग्राफ्टिंग का, जिसमें हमारा जो साइन होगा वो क्या होगा? एक बड होगी, एक हमारा रूट स्टॉक होगा और एक हमारा साइन होगा। साइन यहाँ पे हमारा एक छोटी सी बड होगी जिसे हम अपने डिजायर्ड वैरायटी से लेकर के आएंगे। तो बडिंग जो है वो भी अल्टीमेटली ग्राफ्टिंग का ही मेथड है, जहाँ पे हमारे पास में जो बड है वो एक साइन का काम करेगी। विद अ पीस ऑफ बार्क एंड विद और विदाउट वुड इज़ यूज एज साइन मटेरियल। जो हमारी बड है उसी को हम एक साइन मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं और इसको हम बोलते हैं बड ग्राफ्टिंग। द प्लांट डेट ग्रो आफ्टर यूनियन ऑफ द स्टॉक एंड बड इज नोन एज बडिंग। जो प्लांट जो ग्रो हो जाएगा यूनियन के बाद में, स्टॉक और बड के यूनियन के बाद में, स्टॉक यहाँ पे हमारा रूट स्टॉक, बड हमारा यहाँ पे साइन, दोनों के यूनियन के बाद में प्लांट हमारा ग्रो हो गया, इसी को हम बोल रहे हैं बडिंग। ये पूरा मेथड जो था। अब इसमें कई सारे मेथड आते हैं बडिंग में, जैसे कि एक आता है टी बडिंग। टी बडिंग को हम शील्ड बडिंग भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, एक टी शेप का कट लगाया जाएगा रूट स्टॉक पर और अपनी जो बड आप लेकर के आए हैं वो इसी टी शेप कट के अंदर लगा दी जाएगी और अच्छे से हम उसे ग्राफ्टिंग टेप से बांध देंगे। ये जो मेथड है ये आपका टी बडिंग का कहलाता है, क्योंकि जो कट लगाया जाता है वो बिल्कुल आपका रूट स्टॉक पर टी शेप जैसा होता है। बिल्कुल टी शेप का कट मारा जाएगा। ये यहाँ पे देखिए दे भी रखा है, इसे थोड़ा सा जूम करते हैं। ये देखो, ये बिल्कुल टी शेप का कट लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखो, और ये हमारी बड है। अब इसको हम
इसको हम इसके अंदर आराम से लगा देंगे, फिट कर देंगे, और ये हमने फिट कर दिया। फिर क्या करा, फिर हमने ग्राफ्टिंग टेप से अच्छे तरीके से इसको बांध दिया। बांधने के बाद में ये आपका तैयार हो जाएगा बढ़िया तरीके से, बिल्कुल टी शेप का हम कट लगाते हैं। और जो बड है वो मेनली इसमें लगा दी जाती है। बड बिल्कुल आपको शील्ड के जैसी आपको लग रही होगी, इसलिए हम इसको शील्ड बडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि बड बिल्कुल आपको शील्ड जैसी लगती है। दिस मेथड इज़ वाइडली यूज फॉर प्रोपागेटिंग फ्रूट ट्रीज के प्रोपागेशन में मेनली इस्तेमाल होता है, और बाकी बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स के केस में भी। दिस मेथड इज जनरली लिमिटेड टू द स्टॉक डेट इज अबाउट 0.75 to 2.50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। जनरली उसमें लिमिटेड है, जिसमें डायमीटर आपका 0.75 से लेकर के लगभग 2.50 सेंटीमीटर का है, एंड एक्टिवली ग्रोइंग सो डेट द बार्क सेपरेटली रेडिली फ्रॉम द वुड। बात यहाँ पर उन्होंने ये कर रखी है कि ये जनरली आपका लिमिटेड है उन ब्रांचेस, मतलब उन रूट स्टॉक के डायमीटर जिनका है 0.75 से लेकर के लगभग 2.50 सेंटीमीटर का डायमीटर जिन रूट स्टॉक का है, उन पर आप मेनली इसको लगा सकते हैं। बाकी इसके बियॉन्ड जो है वो थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़ेगा। मेथड मेनली लिमिटेड है आपका उन रूट स्टॉक के लिए जिनका डायमीटर आपका 0.75 से लेकर के 2.50 सेंटीमीटर है, और जो एक्टिवली ग्रोइंग है, ठीक है ना, ताकि बार्क जो है वो आपकी रेडिली सेपरेट हो जाए वुड से। उसके बाद आप जो है बड आराम से आप लगा सकते हैं इससे। तो मेनली ये डायमीटर की लिमिट दे रखी है कि इतने डायमीटर की लिमिट वालों में जो है बड ग्राफ्टिंग आप कर लोगे टी बडिंग वाली। सिट्रस और रोज के केस में टी बडिंग से कमर्शियल प्रोपागेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि सिट्रस के केस में वैसे लेयरिंग भी करते हैं, लेकिन सिट्रस में कमर्शियल प्रोपागेशन टी बडिंग से होता है, ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं। फिर एक आता है पैच बडिंग। पैच बडिंग में है कि जो हम बड निकालेंगे, यानी कि जो हमारा साइन होगा वो बिल्कुल एक पैच के जैसा होगा। इन दिस मेथड एक रेगुलर पैच ऑफ बार्क इज कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम द स्टॉक प्लांट। हमने क्या करा, एक पैच पूरा निकाल लिया, और उसकी जगह पर हम एक अपनी बड निकाले लेकर के आएंगे, और वो बड भी बिल्कुल इस तरीके से पैच जैसी लग रही है। तो इस मेथड में हमने एक पैच निकाल लिया रूट स्टॉक से बार्क का, पूरे तरीके से उसको रिमूव कर लिया, और एक हम बार्क और एक हम लेकर के आएंगे अपनी बड का, बड लेकर के आएंगे, वो बड भी बिल्कुल पैच जैसी लग रही है, और यहाँ पे लगा देंगे। सेम साइज़ की होनी चाहिए, सेम साइज़ की होनी चाहिए, कंटेनिंग अ बड फ्रॉम द डिजायर्ड मदर प्लांट, और लगा दी जाएगी। ये हम अपनी बड लेकर के आए जो बिल्कुल पैच जैसी लग रही है, यहाँ से हमने एक पैच निकाला और बड उठा के हमने यहीं पे लगा दी। ये देखो, ये हमारी बड थी, बिल्कुल पैच जैसी है, डिजायर्ड वैरायटी से लेकर के आए, ये यहाँ पे हमने इसको लगा दिया, और यहाँ से हमने पहले एक बार्क जो है वो निकाल ली थी बिल्कुल इसी के आकार की, ये यहाँ पे लग जाएगी, ग्राफ्टिंग टेप बांध देंगे। तो ये होता है मेनली गुआवा में और आंवला में करते हैं। एक होती है रिंग बडिंग। रिंग बडिंग क्या होती है, देखो रिंग बडिंग में जो बड है वो आपकी बिल्कुल रिंग शेप की होगी। हम एक रिंग शेप का सबसे पहले रूट स्टॉक से बार्क निकालेंगे जो लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी, और उसकी जगह पर हम अपनी रिंग शेप बड को लगा देंगे विद द बड इन द सेंटर। इन द रूट स्टॉक 2 ट्रांसवर्स कट हमें लगाने हैं 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट आर मेड, एंड दीज आर कनेक्टेड विद अ वर्टिकल कट। देखो आपको रूट स्टॉक से बिल्कुल जो बार्क निकालनी है उसे रिंग शेप में आपको निकाल लेना है, और रिंग शेप ही आपकी बड होगी जिसको आप यहाँ पे लगाओगे। ये देखो, बड इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग अ रिंग ऑफ अ बार्क 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी है विद द बड इन द सेंटर। इन द रूट स्टॉक के केस में 2 ट्रांसवर्स कट हमें लगाने हैं, 2 ट्रांसफर कट हम यहाँ पे लगाएंगे 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट आर मेड, और फिर उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा विद अ वर्टिकल कट, और जो रिंग है वो मेनली निकल जाएगी आपकी। फिर हम यहाँ पे अपनी बड लगाएंगे। द प्रिपेयर्ड साइन बड विद द रिंग ऑफ द बार्क इज फिटेड इन द एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ द रूट स्टॉक एंड टाइड। उसके बाद यहाँ पे ग्राफ्टिंग टिप बांध दी जाएगी। यानी कि हमने करा क्या, रूट स्टॉक से बिल्कुल रिंग शेप में हमने बार को निकाल लिया, और उसी साइज़ की हमने रिंग शेप में अपनी डिज़ायर्ड वैरायटी से बड ले करके आए, और उसको यहाँ पे मेनली ग्राफ्ट करके सीधे ग्राफ्टिंग टेप मार दी, हो गया काम। जैसे कि चिनकोना में मेनली करते हैं। बडिंग वगैरह के तरीक़ों के अलावा एक होता है तरीका
वेजिटेटिव प्रोपागेशन का बाय बल्ब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्ब अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड स्टेम मॉडिफिकेशन है, ये याद रखना। एक अपने आप में क्या है वो, बल्ब एक स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड ऑर्गन है जिसमें प्रीडोमिनेटली फ्लैशी लीफ स्केल आपको देखने को मिल जाएंगे एक स्टेम टिश्यू पर। यहाँ पे बेसल प्लेट होती है, ये जो आप प्लेट देख रहे हो ना, ये आपकी बेसल प्लेट है। इस बेसल प्लेट के चारों तरफ आपको यहाँ पे फ्लैशी लीफ स्केल्स देखने को मिलेंगे ग्रोइंग ऑन द स्टेम टिश्यू। इस स्टेम टिश्यू से ग्रो हो रहे हैं बहुत सारे आपके फ्लैशी लीफ स्केल्स। ये स्केल्स आपके रैप हो रहे हैं अराउंड द ग्रोइंग पॉइंट प्रिमोर्डियम, जो बीच का सेंट्रल पोर्शन है, और फिर एक टाइट बॉल आपकी बन जाती है, उस पूरे को बल्ब बोलते हैं। ये याद रखना। लेटरल बल्बलेट्स भी अराइज हो जाते हैं यहाँ से, जैसे ये आपको दिख रहे हैं, ये बल्बलेट है, ये बल्बलेट अराइज हो जाते हैं। फिर ये थोड़े डेवलप हो जाएंगे तो इनको हम क्या करेंगे, निकाल करके इंडिविजुअल प्लांट के तौर पे लगा सकते हैं। लेटरल बल्बलेट्स या मिनिएचर बल्ब ओरिजिनेट हो जाते हैं इन द एक्सेल ऑफ सम ऑफ द स्केल्स। ये जो बल्बलेट आपके बन रहे हैं, डियोटर बल्ब या बल्बलेट, जब डेवलप हो जाएंगे तो इनको सेपरेट करके मदर बल्ब से इंडिपेंडेंटली नए प्लांट के तौर पे प्लांट कराया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक बल्ब आपका एक स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड ऑर्गन था जिसमें एक आपका स्टेम टिश्यू था, और उस स्टेम टिश्यू पर आपके फ्लैशी लीफ स्केल्स थे। वो आपके जो स्टेम प्राइमोर्डिया था उसके चारों तरफ मेनली ग्रो हो रहे थे, ग्रोइंग पॉइंट प्राइमोर्डिया के चारों तरफ, और एक टाइट बॉल बना लिया था। नीचे से आपको बल्बलेट देखने को मिलेंगे जो कि डियोटर बल्ब होते हैं। जब ये अच्छे खासे डेवलप हो जाते हैं तो इन्हें सेपरेट करके इंडिविजुअल नए प्लांट के तौर पे लगाया जा सकता है। दो तरीके की होती हैं मेनली बल्ब, एक होती है ट्यूनिकेट, एक होती है नॉन ट्यूनिकेट। एक वो बल्ब होते हैं जिनके चारों तरफ आपको ड्राई स्केल्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग देखने को मिलेगी, वो होते हैं ट्यूनिकेट, जो कि इतनी आसानी से डैमेज नहीं होते, और एक होते हैं नॉन ट्यूनिकेट जिनके चारों तरफ कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। तो इनको हमें थोड़ा केयरफुली रखना पड़ता है। तो दो तरीके के बल्ब है, उसकी हम बात करते हैं। जैसे कि एक हो गए आपके ट्यूनिकेट बल्ब। ट्यूनिकेट बल्ब की अगर हम बात करें तो इन बल्ब्स में जो आउटर स्केल्स होते हैं वो होती हैं बिल्कुल ड्राई और मेम्ब्रेनस, और ये किसी भी तरीके की मैकेनिकल इंजरी से हमारे पूरे के पूरे बल्ब को प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो कवरिंग्स होती हैं इनको हम ट्यूनिक बोलते हैं, जो बाहर की ड्राई कवरिंग होती है, ड्राई और मेम्ब्रेनस कवरिंग जो होती हैं, जो ड्राई स्केल्स होते हैं। प्रोटेक्शन का काम है इनका अंदर की जो फ्लैशी लेयर्स हैं उनको सुखाने से बचाने के लिए, और किसी भी तरीके की मैकेनिकल इंजरी से। जो फ्लैशी स्केल्स हैं वो आपके कंटिन्यूस कॉन्सेंट्रिक सर्किल में होते हैं। प्याज तो सबने काटी है तो आपको पता ही है कि लेयर के ऊपर लेयर होती है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती हैं, एक के ऊपर एक फ्लैशी स्केल्स की, जिनको हम लेमिना बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर अपने आप में मोर या लेस सॉलिड होता है। जैसे कि अनियन के केस में जो बल्ब आपने देखे हैं, डेफोडिल है, ट्यूलिप के बल्ब हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो ये डेफोडिल के बल्ब है। इधर अगर आप देखो ये ऊपर की आप जो लेयर देख रहे हो ये बिल्कुल ड्राई है, ड्राई स्केल्स हैं ये, जो कि अंदर के फ्लैशी पोर्शन को ड्राई होने से बचा रहे हैं और किसी भी तरीके की मैकेनिकल डैमेज से बचा रहे हैं। ऐसी प्याज के केस में है। प्याज के केस में अगर आप देखो तो प्याज के केस में भी यही है। इसके अलावा ये जो बल्ब हैं ये आपके ट्यूलिप के बल्ब हैं, ये भी आपके ट्यूनिकेट है। ट्यूनिकेट के अलावा एक हमारे बल्ब आते हैं नॉन ट्यूनिकेट। जो नॉन ट्यूनिकेट है, नॉन ट्यूनिकेट ये स्केली बल्ब्स, इनमें आउटर कोई भी आपको ड्राई स्केल्स की कवरिंग नहीं मिलेगी। ये वो बल्ब है जिनमें कोई भी आपकी ड्राई कवरिंग नहीं है। अब ड्राई कवरिंग नहीं है तो ये ज़्यादा प्रोन है डैमेज के प्रति। जो स्केल्स हैं वो आपकी सेपरेट हैं और अटैच है टू द बेसल प्लेट। बेसल प्लेट जो आपकी है उससे मेनली स्केल्स आपके अटैच रहते हैं। जो स्केल्स हैं वो टाइट नहीं है और लूज़ है और आसानी से रिमूव भी हो सकते हैं इंडिविजुअली। अगर आसान शब्दों में बोले तो नॉन ट्यूनिकेट बल्ब्स को प्रोटेक्ट करना थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है क्योंकि आसानी से डैमेज हो जाते हैं। इनको बहुत केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत है ट्यूनिकेट बल्ब के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी बाहर जो है आपके ड्राई स्केल्स की कवरिंग होती है जो मैकेनिकल डैमेज वगैरह से बचा लेती है। तो डियोटर बल्ब्स जो हैं, अच्छा यहाँ पे आपको नीचे डियोटर बल्ब्स देखने को मिल जाएंगे। डियोटर बल्ब या बल्बलेट आपको देखने को मिल जाएंगे जो बिल्कुल बेस से आपके डेवलप हो रहे हैं मदर बल्ब के। उनको फिर हम निकाल के नए प्लांट के तौर पे लगा सकते हैं। जैसे लिली के केस में जो बल्ब हो गए वो आपके नॉन ट्यूनिकेट होते हैं, जैसे ये लिली के बल्ब हैं।
लिली। यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी बाहर आपको ड्राई कवरिंग देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए इनके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर एक हमारे नेक्स्ट जो आता है वो आता है कॉर्म। कॉर्म क्या होता है? कॉर्म जो है ये आपका बल्ब है डेट कंसिस्ट प्रीडोमिनेटली मॉडिफाइड लीव्स होती हैं इसमें। और कॉर्म जो है वो एक मॉडिफाइड स्टेम है। एक मैं गलती बोल गया था, पीछे बल्ब को मॉडिफाइड स्टेम बोलता था, वो मॉडिफाइड स्टेम नहीं था। वो मेनली जो आपका बेस प्लेट होती है, स्टेम टिश्यू है, उसके ऊपर और चारों तरफ आपको देखने को मिलते हैं जो लीफी, जो आपके फ्लैशी स्केल्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो वो चीज़ ध्यान रखना। कॉर्म की अगर हम बात करें तो ये आपका मॉडिफाइड स्टेम होता है। जो बल्ब है कंसिस्ट प्रीडोमिनेटली मॉडिफाइड लीव्स होती हैं यहाँ पे कॉर्म में, और कॉर्म अपने आप में एक मॉडिफाइड स्टेम है। फूड स्टोर्ड होता है इन दिस कॉम्पैक्ट स्टेम। फूड जो है वो कॉम्पैक्ट स्टेम में यहाँ पे स्टोर रहता है। और डेवलपमेंट के दौरान जो पुराना बल्ब है ना, जो पुराना कॉर्म है, सॉरी, ये पूरा का पूरा पुराना कॉर्म, तो आपका इसके अंदर का फूड तो सारा का सारा यूटिलाइज हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाता है और बहुत सारे आपके नए कॉर्म की फॉर्मेशन हो जाती है। उनको फिर हम निकाल करके नए प्लांट के तौर पे भी लगा सकते हैं। तो कॉर्म क्या है? वो बल्ब जिसमें आपका प्रीडोमिनेटली मॉडिफाइड लीव्स हैं। कॉर्म एक अपने आप में स्टेम का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड स्टेम है। फूड यहाँ पे स्टोर्ड फूड देखने को मिलता है इन दिस कॉम्पैक्ट स्टेम, जिसमें विच हैज़ नोट्स भी हैं और कुछ शॉर्ट आपके इंटर नोट भी होते हैं, जो कि रैप्ड है इन ड्राई स्केली लीव्स। जब कॉर्म स्प्राउट करेगा और प्लांट का डेवलपमेंट होगा, स्टार्ट होगा, तो जो ओल्ड कॉर्म में आपका फूड मौजूद था वो सारा का सारा एग्जॉस्ट हो जाएगा, जिससे पुराने कॉर्म की तो डेथ हो जाती है और वो अपने आप में ख़त्म हो जाता है और नया कॉर्म उसके ऊपर फॉर्म हो जाता है। और साथ ही कुछ बहुत सारे छोटे छोटे से कॉर्मेल्स भी बनते हैं नए कॉर्म के बेस पर, जिन कॉर्मेल्स को आप अलग से निकाल करके मेच्योरिटी पर इनको नए प्लांट के प्रोपगेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि इधर आप देखोगे तो ये ग्लैडियोलस के कॉर्म दे रखे हैं। ये आप देखोगे तो ये सारे के सारे जो वाइट वाइट देख रहे हो, ये तो आपका नया कॉर्म है जो बन गया। और ये बहुत सारे कॉर्मेल्स हैं जिनको हम डेवलप हो, जब ये हो जाएंगे तो हम निकाल करके नए पौधे के प्रोपगेशन में यूज़ करेंगे। कॉर्म के जरिए प्रोपगेशन ग्लैडियोलस का भी होता है, कोलोकेशिया का भी होता है और एमोर्फोफेलिस का भी होता है। एक डायग्राम जैसे कि यहाँ पे बहुत अच्छा मैंने बना रखा है। ये देखो, ये जो फोटो है कि ये आपको पुराना कॉर्म था, जब पौधा तैयार हुआ, डेवलप हुआ, तो इसमें जितना भी आपका फूड था वो सारा कंज्यूम हो गया, तो ये तो ख़त्म है। एक नया कॉर्म आपका एराइज हो गया, ये बन गया, ये बन गया, और इन्हीं के साथ में नए कॉर्मेल आ जाते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप नए पौधे तैयार कर सकते हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर एक आता है आपका राइजोम। राइजोम क्या होता है? राइजोम अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड स्टेम स्ट्रक्चर है जिसका जो कि आपका जिसमें जो मेन एक्सिस होती है प्लांट की वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है मिट्टी के नीचे या सरफेस पर, और जो स्टेम है वो एपियर्स होता है सेगमेंटेड, क्योंकि वो नोट्स और इंटर नोट का बना हुआ है। अब ये आप देखो, जैसे ये राइजोम है मेनली जिंजर का, तो यहाँ पे आपको ये सेगमेंटेशन देखने को मिल रही है। ये सेगमेंटेशन मेनली देखने को मिल रही है, स्टेम सेगमेंटेड फील हो रहा है क्योंकि ये नोड और इंटर नोड का बना हुआ है। और जो जब आपका यहाँ पे जर्मिनेशन होता है अदरक का, तो राइजोम इस तरीके से आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा और प्लांट आपका इसके राइजोम के बिल्कुल वर्टिकली चलेगा। जिंजर के केस में राइजोम के जरिए प्रोपगेशन होता है। फिर एक आता है स्टोलन, जो दूब ग्रास है, साइनोडोन डेक्टाइलॉन, वो आपने देखी होगी। अगर आप उसको उखाड़ते हो तो कट कट करके मेनली आवाज़ आती है, क्योंकि वो अलग अलग वो उसमें जो है स्टोलेंस होते हैं। स्टोलन आपका एक टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है वेरियस टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग स्टेम्स के लिए। ग्रोथ हॉरिजॉन्टल है, हर थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर आपको मेनली यहाँ पे रूट्स एराइज हो जाती हैं इस तरीके से। आप ये देखो, जैसे कि आपने जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये आपने घास मान लो निकाली, तो घास अगर आपने निकाली तो एक पॉइंट आपका ये हो गया जहाँ पे आपको रूट देखने को मिल रही है। फिर और जब आप उखाड़ोगे और खींचोगे इसे, तो यहाँ से आपको रूट निकलती हुई दिख रही है। तो ये अपने आप में जो है स्टोलन मेनली हम बोलते हैं। ये इस तरीके से आप देखो कि ये पूरी की पूरी एक घास है
आपने उखाड़ना शुरू करा, एक यहाँ से वो मिट्टी से अटैच थी, एक यहाँ से मिट्टी से अटैच थी, इधर से अटैच थी, इधर से अटैच थी, तो इस तरीके से वो निकलती है। इसको हम बोलते हैं स्टोलन। ये एक टर्म है जो कि डिस्क्राइब किया गया है आपका हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग स्टेम्स के लिए, जो एडवेंटिशियस रूट। अब जाहिर सी बात है रेडिकल से ना निकल के प्लांट के किसी भी पोर्शन से अगर रूट राइज हो रही है तो उसको हम एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। तो ये भी आपकी क्या है, स्टोलेंस भी और कुछ नहीं है, ये आपके एडवेंटिशियस रूट ही है एक तरीके से, ठीक है ना। वैन जब ये अल्टीमेटली कॉन्टैक्ट में आती हैं सॉइल के, तो यहाँ पे आपकी रूट राइज हो जाती है। ये बिल्कुल प्रोस्ट्रेट हो सकते हैं या फिर आपका स्प्राउलिंग हो सकते हैं, जो कि ग्राउंड पर आके ग्रो कर रहे हैं। नॉर्मली यार घास हमने देखी है उखाड़ी भी है, नॉर्मली घास को देख लो अपने आप समझ जाओगे स्टोलन क्या होता है। एक हम बात करते हैं रनर की, जैसे कि रनर के ज़रिए जो प्रोपागेशन है वो स्ट्रॉबेरी में, मिंट में, ब्लूबेरी में और ऑक्जेलिस में देखने को मिलता है। रनर अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड स्टेम है जो डेवलप होता है फ्रॉम द एक्सिल ऑफ द लीफ। लीफ के एक्सिल से जो स्टेम तैयार हुआ है वो है आपका एक स्पेशलाइज्ड स्टेम, जिसको रनर बोल रहे हैं, एट द क्राउन ऑफ द प्लांट। जैसे कि ये देखो स्ट्रॉबेरी के केस में जो आप लाल लाल देख रहे हो, ये सब मेनली क्या है, ये सब स्ट्रॉबेरी के रनर्स। इसके अलावा ये मेंथा के रनर है जो आप देख रहे हो, ये सारे के सारे मेंथा के रनर हैं, ये स्ट्रॉबेरी के रनर है ना। हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है ग्राउंड के सहारे से, और नए प्लांट आपको बना लेता है एट वन ऑफ द नोड। इन प्रोपागेटिंग प्लांट बाय रनर के जरिए जो प्लांट्स का प्रोपागेशन होता है, जो रूटेड ड्योटर प्लांट्स हैं आर डग व्हेन दे हैव बिकम वेल रूटेड। जो रूटेड ड्योटर प्लांट्स हैं उनको तब मेनली निकालते हैं जब उनमें रूट सिस्टम अच्छे से डेवलप हो जाता है, और फिर हम उन्हें डिसाइड लोकेशन पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जैसे कि ये आपके स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं, ये रनर है। अब ये पौधे जहाँ पे आपको डेवलप हुए तो ये दिख रहे हैं, जब इनका रूट सिस्टम अच्छे से डेवलप हो जाएगा तब हम इन्हें डिटैच करेंगे, तब तक ये इसी तरीके से ग्रो करेगा। तो ये मेनली है। इसके अलावा एक होता है माइक्रो प्रोपागेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो प्रोपागेशन पूरे तरीके से आपका लैब का काम है। माइक्रो प्रोपागेशन जिसे हम टिश्यू कल्चर टेक्निक भी कहते हैं, या फिर इन विट्रो, क्योंकि काम यहाँ पे लैब में होगा, बैटरी प्लेट में। प्लांट्स का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं बिल्कुल एसेप्टिक कंडीशन में। एसेप्टिक यानी किसी भी तरीके का माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो, और आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट को। प्लांट पार्ट्स जैसे कि आपका मेरिस्टेम हो गया, रूट एपिकल या शूट एपिकल मेरिस्टेम। जनरली जो रूट की एपेक्स है, ये शूट की एपेक्स है, वहाँ से हम मेरिस्टेम निकाल लेते हैं। फिर जब सेल्स आपके रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं तो सेल्स का जो अनडिफरेंशिएटेड मास है उसे हम कैलिस बोलते हैं। इसके अलावा एम्ब्रियो है, एंथर हैं, एक्सिलरी बड है, इन सब का इस्तेमाल करके नए के नए पौधे तैयार हो जाते हैं। तो एक ऐसा मेथड है जिसमें एकदम ट्रू टू टाइप का मतलब हो गया जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल प्लांट होगा अपने पेरेंट के हर एक कैरेक्टरिस्टिक के मामले में, और साथ ही डिसीज़ फ्री भी होगा। एक क्वेश्चन आता है कि डिसीज़ फ्री प्लांट तैयार करने के लिए कौन सा तरीका है, वो है आपका मेरिस्टेम कल्चर। क्योंकि एक वायरस जितनी देर में जिन सेल्स को इन्फेक्ट करेगा उतनी देर में मेरिस्टेम डिवाइड करके और हज़ारों सेल बना लेगा, तो इसलिए हम मेनली मेरिस्टेम्स को चुनते हैं। तो डिसीज़ फ्री प्लांट बनाने के लिए भी हम मेरिस्टेम का इस्तेमाल करते हैं। इनको फिर रीजनरेट करके फ्रॉम अ मिनिएचर पीस ऑफ प्लांट एसेप्टिक कंडीशंस में, आर्टिफिशियल ग्रोइंग मीडियम में रैपिडली पूरा साल का साल लग जाते हैं, काफ़ी लंबा टाइम लगता है, तब आपके पौधे तैयार हो जाते हैं। जैसे बनाना की केस में जो G9 ग्रैंडेन है, जो आपका ड्वार्फ बनाना है मेनली आपका, उसके लिए भी अच्छा है, रूफ टॉप के लिए भी। G9 आपका इसी से बनाया गया है, टिश्यू कल्चर से। और बनाना के केस में कमर्शियल प्रोपागेशन भी आपका टिश्यू कल्चर से होता है। और चीज़ें देखते हैं, देखो एक होता है एक्सप्लांट। टिश्यू कल्चर टेक्निक से आपको पौधे तैयार करने हैं। आप पौधे तैयार करने के लिए जो आप पेरेंट प्लांट से छोटा सा टिश्यू स्क्रैप लेकर के आए हो उसको हम बोल रहे हैं एक्सप्लांट, यानी कि प्लांट पार्ट जो हम लेकर के आए हैं माइक्रो प्रोपागेशन के लिए पेरेंट प्लांट से, उसको हम एक्सप्लांट बोल रहे हैं। माइक्रो प्रोपागेशन के फ़ायदे क्या क्या हैं? पहला तो ये कि एक बार में कई हज़ारों लाखों प्लांट तैयार हो जाते हैं और आपस में सारे के सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल ट्रू टू टाइप प्लांट आपको मिलेंगे। और रैपिड मल्टीप्लिकेशन टेक्निक है, एक बार में हज़ारों प्लांट। पूरे प्लांट को आपको लाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप किसी भी प्लांट के कुछ टिश्यू स्क्रैप से रीजनरेट कर सकते हो पूरा का पूरा प्लांट। अ न्यू प्लांट कैन बी रीजनरेटेड फ्रॉम अ मिनिएचर प्लांट पार्ट। जबकि कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है,
हमें अच्छी खासी लेंथ का शूट लेकर के आना पड़ता है, तब कहीं जाके काम होता है। यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, हल्का सा टिश्यू स्क्रैप आपके पास में है, आपका काम बन गया। एक बार में हज़ारों लाखों लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स तैयार करे जा सकते हैं, और वो भी एक छोटी सी स्पेस में। और सारे के सारे आपके क्योंकि जेनेटिकली यूनिफॉर्म होंगे, जिसकी वजह से ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी बिल्कुल एक जैसी निकल के आएगी। इसके अलावा जो टिश्यू कल्चर से प्लांट तैयार होते हैं, उनमें कोई बीमारी का खतरा भी नहीं है ना। और टिश्यू कल्चर आपका सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के साथ मिला करके प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल्स। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? जिनमें प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल्स होता है बाय फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म विद डिफरेंट जेनेटिक मेकअप। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के साथ टिश्यू कल्चर को कंबाइन करके हम नए नए कल्टीवार भी बना सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से आपका एक वो भी बनाया था, पोमेटो, है ना। पोटैटो का जो सेल है वो ले लिया, उसका प्रोटोप्लाज्म ले लिया था, टोमेटो का प्रोटोप्लाज्म लिया था, और दोनों को मिला करके पोमेटो तैयार किया था। लेकिन वो बाद में फेल हो गया था शायद, वो ज़्यादा मेनली चला नहीं। तो टिश्यू कल्चर को मेनली सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के साथ मिला करके हम लोग नए कल्टीवार भी तैयार कर सकते हैं। देखो कल्टीवार और वैरायटी में क्या फ़र्क होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी वैरायटी आपने बनाई है आज तक ना, मेनली जो कल्टिवेटेड वैरायटीज़ होती है उनको कल्टीवर बोलते हैं। जो कल्टिवेटेड वैरायटीज़ होती है उनको हम बोलते हैं कल्टीवर। जबकि किसी भी क्रॉप की कोई सी भी वैरायटी जिसको हम कल्टीवेट करते हैं नहीं करते हैं, उसको हम वैरायटी बोलते हैं। किसी भी क्रॉप का कोई भी आपने नया वेरिएंट बनाया है, चाहे वो कल्टीवेट हो या ना हो, वो वैरायटी है। जबकि जो कल्टीवेटेड वैरायटी है वो कल्टीवर कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, माइक्रो प्रोपागेशन के कई सारे ड्रॉबैक भी हैं। जैसे कि एक तो इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा बैठेगा, क्योंकि आपको बाकायदा एक बढ़िया लैब बनानी पड़ेगी। लैब में बहुत ही बढ़िया आपको इम्पोर्टेंट सारे के सारे ज़रूरी इक्विपमेंट रखने पड़ेंगे, वो सब बहुत महंगे आएंगे। इसके अलावा स्किल्ड मैन पावर चाहिए। इसके अलावा इन्फेक्शन का खतरा इसमें रहता है, और हल्का सा भी इन्फेक्शन आया तो पूरा का पूरा लॉट आपका बेकार हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जेनेटिक मॉडिफिकेशन अगर हल्की सी भी हो गई प्लांट्स में, है ना, तो फिर क्वालिटी आपकी सीधे सीधे प्रभावित होगी। इसके अलावा आर्टिफिशियल कंडीशन में जो सीडलिंग्स आपकी तैयार की जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्डी भी नहीं होती हैं और बहुत लंबी लाइफ इसकी नहीं होती है। इनकी लाइफ आपकी बहुत लंबी आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो नॉर्मली सीड से हम तैयार कर लेते हैं, पहले भी बताया था। देखो माइक्रो प्रोपागेशन में मेथड आपको कई सारे मिलेंगे। ये जनरली हम बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट में पढ़ते हैं, जो बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक का सब्जेक्ट होता है। अलग अलग मेथड जो माइक्रो प्रोपागेशन में आते हैं उसमें जैसे कि मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर के अलावा कैलस कल्चर। कैलस क्या है? सेल का अनडिफरेंशिएटेड मास। इसके अलावा सेल कल्चर है, एम्ब्रियो कल्चर है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर है, शूट एपेक्स ग्राफ्टिंग है, पोलन ग्रेन कल्चर है। ये सब अलग अलग आपके माइक्रो प्रोपागेशन की टेक्निक्स होती हैं। और ये हमने बताया था कि वायरस फ्री प्लांट तैयार करने के लिए मेरिस्टेम कल्चर लेबोरेटरी में किया जाता है, क्योंकि वायरस जितने टाइम में एक सेल को इन्फेक्ट करेगा उतने मेरिस्टेम बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करके नए सेल्स बना लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 1 घंटे का वीडियो हो गया आपका प्रोपागेशन का बेसिक। अभी हमने देखा, अभी हमने पूरी डिटेल में प्रोपागेशन नहीं देखा है। प्रोपागेशन पे तो और भी बहुत सारी ग्राफ्टिंग की टेक्निक्स वगैरह हैं, लेकिन वो अभी हम देखेंगे। अभी हमने एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया कि ग्राफ्ट की आपका ग्राफ्टिंग वगैरह बेसिकली होती क्या है, बल्ब क्या होते हैं, ट्यूनिकेट और नॉन ट्यूनिकेट बल्ब का क्या मतलब है। इसके अलावा और भी हमने बेसिक देख ली, कटिंग वगैरह देख ली, लेयरिंग देख लिया, एयर लेयरिंग ग्राउंड लेयरिंग में क्या फ़र्क है, सरपेंटाइन लेयरिंग, माउंट लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग, टिप लेयरिंग क्या होती है। तो ये सब चीज़ें मेनली अभी तक हमने देख लिया। माइक्रो प्रोपागेशन पर बेसिक हमने देख लिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो सेक्सुअल प्रोपागेशन है सीड के ज़रिए, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या ड्रॉबैक हैं, वो मेनली हमने देखा। सीड प्रोपागेशन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि फल बहुत लंबे समय में जा कर के बनता है। तो कोई भी अगर आपको मेनली बात ना समझ में आई हो, या कोई इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है, मैं क्या इम्प्रूवमेंट और करूँ, वो सब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रॉपर्ली बताएं, ताकि हम और भी बेहतर तरीके से पढ़ पाएँ। अच्छे तरीके से अपना पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट अपना करिए। ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में मिलते हैं एक और बढ़िया टॉपिक के साथ में।
मैंने फ़ोटोज़ वगैरह भी इनमें नोट्स में प्रॉपर्ली ऐड करने की कोशिश करी है ताकि अच्छे तरीके से थोड़ा समझ में आए, क्योंकि प्रोपागेशन ये है, जब तक आप उस स्ट्रक्चर को देखोगे ही नहीं तो समझ में ढंग से आएगा नहीं। तो ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये हमने थोड़ा बेसिक देखा था अभी प्रोपागेशन के बारे में। कोई भी फीडबैक हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।